हमारी YouTube की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 विषय गणित की प्रश्नावली 3.1 के बारे में। इसका पहला सवाल है जिसमें कुछ आकृतियां दी गई हैं। उन आकृतियों को आपको उनका वर्गीकरण करना है और उसका आधार नीचे दिया गया है। इस आधार पर इन आकृतियों का आपको वर्गीकरण करना है। ये जो आकृतियां दी गई हैं, तो इसमें पूछा है पहले साधारण वक्र। दी गई आकृतियों में साधारण वक्र कौन कौन सी आकृतियां हैं। तो देखिए, आप चित्र में देखिए, साधारण आकृति में 1, 2, 5, 6, 7 ये जो आकृति आप देख रहे हैं वह साधारण वक्र है। साधारण बंद वक्र, जैसे कि आप आकृति में देख पा रहे हो कि हमारा साधारण वक्र 1 आकृति बंद है, 2 ये भी बंद है, 5, 6, 7 ये साधारण वक्र भी है और ये आकृतियां बंद आकृतियां भी हैं। अगला क्वेश्चन है बहुभुज। दी गई आकृति में आपको बहुभुज को पहचानना है कि कौन कौन से बहुभुज है। तो आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 2 ये 2 बहुभुज है, बाकी बहुभुज नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति, यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो हमारी आकृति संख्या 1 और 2 ही भुजाओं से निर्मित है, बाकी भुजाओं से निर्मित नहीं है और जटिल आकृतियां हैं। उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का तात्पर्य होता है कि वह बहुभुज जिसमें विकर्ण है वो अंतः भाग में उपस्थित होते हैं। तो आकृति नंबर 2 ये हमारा उत्तल बहुभुज है, क्योंकि इसके विकर्ण हैं वो अभ्यंतर भाग में स्थित हैं। फिर है अवतल बहुभुज। तो आकृति में देखिए, आप आकृतियों में देखिए, पहली जो आकृति है वो हमारा अवतल बहुभुज है। अब अवतल बहुभुज से तात्पर्य है वह बहुभुज जिसमें कोई भी एक विकर्ण बहुभुज के बाह्य भाग में स्थित होता हो। तो इस प्रकार हमने देखा पहले प्रश्न के ये आंसर होंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। पहला सवाल, एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण, एक समषड्भुज में कितने विकर्ण होते हैं और एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो देखिए, हम विकर्णों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि विकर्ण कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बहुभुज के, जिसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था। विकर्ण का मतलब है किसी भी बहुभुज के आसन शीर्षों को छोड़कर अन्य शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम विकर्ण कहते हैं। तो देखिए, पहला हम सवाल करते हैं ये ए वाला, एक उत्तल चतुर्भुज का विकर्ण। अब एक उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। उत्तल से क्या तात्पर्य है। उत्तल का मतलब होता है कि वह चतुर्भुज जिसमें दोनों विकर्ण अंदर की तरफ बनते हो, अभ्यंतर भाग में होते हो। तो देखिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये एक चतुर्भुज है, हमें पता करना है कि इसमें कितने विकर्ण होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज के विकर्ण फॉर्मूला है n कोष्टक n-3 कोष्टक बंद बटे में 2। n का मतलब है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। अब देखिए, सवाल है चतुर्भुज के हमें विकर्ण बताने हैं। हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ n का मान क्या हो गया 4। तो ये मान इसमें रखेंगे, n की जगह रखेंगे 4 कोष्टक 4-3 कोष्टक बंद बटे में 2 बराबर, देखो 4 को ऐसे रहने दीजिए, 4 में से 3 गए तो 1 बच गया और बटे में 2। अंश को अंश से गुणा कीजिए, यानी 4 को 1 से गुणा कीजिए, 4 एकम 4 और बटे में 2। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात 2 विकर्ण आ जाएंगे। अब उत्तल
और अवतल बहुभुज क्या होते हैं थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं चतुर्भुज की बात करूं तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक ये विकर्ण हो गया और एक ये विकर्ण हो गया। अब देखिए ये कोई चतुर्भुज है, चार भुजाएं से निर्मित बंद आकृति है। ऐसे देखिए ये भी एक चतुर्भुज है, दोनों आकृतियां चतुर्भुज है। अब इसमें जो विकर्ण की संख्या हमने देखी कि चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अब यहाँ देखिए आप कि इसके अंदर जो विकर्ण बनेंगे वो इसके चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में बनेंगे, यानी अंदर के भाग में बनेंगे। और इसमें अगर बात करें तो देखो ये वाला शीर्ष है वो इस शीर्ष से और इस शीर्ष से जुड़ा हुआ है और ये शीर्ष इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो हम इस शीर्ष को इससे ऐसे मिला देंगे तो ये वाला विकर्ण तो हो गया अंदर की तरफ। परंतु इस शीर्ष को और इस शीर्ष को जब हम मिलाएंगे तो ये जो विकिरण बन रहा है ये इस बहुभुज के बाह्य भाग में बन रहा है, यानी बहिर्भाग में बन रहा है। तो अगर कोई भी एक विकिरण बहुभुज के बाहरी भाग में बनता है तो वह अवतल बहुभुज कहलाता है, और यदि बहुभुज के अंदर की तरफ सारे विकर्ण बनते हो तो वह उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो यह है उत्तल बहुभुज अर्थात उत्तल चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं तो चतुर्भुज, और ये हो जाएगा अवतल बहुभुज। तो इस तरह से हमने देखा उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होता है। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अगला सवाल है एक समषट्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। एक समषट्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सवाल वही रहेगा हमारा सूत्र, समषट्भुज यानी कि ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 6 हो और सभी भुजाएं बराबर बराबर माप की हो। तो इसके लिए हमें विकर्णों की संख्या पता करनी है। हमारे पास फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ जो षट्भुज होता है उसमें विकर्णों भुजाओं की संख्या 6 होती है। तो हम यहाँ n का मान 6 रखेंगे तो 6 कोष्टक 6 माइनस 3 कोष्टक बंद बटे 2। देखिए यहाँ पे 6 के तो 6 लिखो, इस 6 में से ये 3 गए तो 3 बच गए बटे में 2, 6 तिया 18, 18 में दिया 2 का भाग तो कितना आया 9। अर्थात एक समषट्भुज में 9 विकर्ण होते हैं, 9 विकर्ण, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। भुजाओं की संख्या होती है 3, तो यहां हम लिख देते हैं 3। सूत्र में मान रखेंगे n का मतलब यहां भुजाओं की संख्या 3 है त्रिभुज में, तो 3 कोष्टक वापस से 3 भुजाओं की संख्या माइनस 3 कोष्टक बंद बटे 2। यहां देखिए 3 गुणा 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बटे 2, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और ये बटे में 2 अर्थात 0। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। सवाल नंबर 3, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होता है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तल चतुर्भुज के अंदर सभी जो दो विकर्ण होते हैं वो चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में ही होते हैं। तो यहाँ इसके कोणों की मापों का योगफल ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज के जो 4 कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, ये पिछले बेसिक में जब हमने पढ़ा था तब भी इसकी चर्चा की थी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, इसके लिए सूत्र बताया था मैंने n-2 कोष्टक में और गुणा 180 डिग्री।
इस सूत्र की सहायता से हम बड़ी आसानी से किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग आसानी से बता सकते हैं। यहाँ n का मतलब वही है भुजाओं की संख्या। अब चतुर्भुज की बात कर रहा है, उत्तल चतुर्भुज, तो हम यहाँ एक उत्तल चतुर्भुज को बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक उत्तल चतुर्भुज है, नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D। अब इसकी कोणों का माप का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए n का मान 4, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। सूत्र में रखेंगे मान 4 माइनस 2 कोष्टक में गुणा 180 डिग्री। 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 गुणा 180 डिग्री। 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। यानी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसी में एक सवाल पूछा, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? बिल्कुल, चतुर्भुज यदि अवतल हो या उत्तल हो, चारों कोणों का योग है वो 360 डिग्री ही होता है। सवाल नंबर 4 है, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो? यहाँ भुजाओं की संख्या ए क्वेश्चन में दे रखी है 7, बी में 8, सी में 10 और डी में n भुजाओं की संख्या दी हुई है। तो हमें पहले ए प्रश्न को हल करना है कि यदि किसी बहुभुज में 7 भुजाएं हो तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो उसके लिए हमने बहुभुजों के अंतःकोणों का योग क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला देख रखा है n-2 कोष्टक में इंटू 180। इस फॉर्मूले से हम किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। तो भुजाओं की संख्या है 7, तो इस n के मान को हमें इस सूत्र में लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा सूत्र 7 माइनस 2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री। देखिए 7 में से 2 गए तो 5 गुणा 180 डिग्री। 180 को 5 से गुणा कीजिए तो 18 को 5 से गुणा कर लीजिए, 18 पंजे 90 और ये 0 और लगा दीजिए साथ में, तो 900 डिग्री इसके अंतःकोणों का योग हो गया। अब देखिए सवाल नंबर बी, यहाँ n का मान दे रखा है 8, यानी भुजाओं की संख्या 8 है, अर्थात ये अष्टभुज है। तो यहाँ इसमें टोटल जो अंतःकोणों का योग है वो कितना होगा, फॉर्मूला यही है, लिखिए आप। n का मतलब 8 माइनस 2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री। 8 में से 2 गए तो 6 गुणा 180 डिग्री, और अगर हम 18 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 6 गए 108 और ये 0 लगा दीजिए, 1080 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 होता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर सी, जहां n का मान दिया हुआ है 10। सूत्र में लिखेंगे मान, कोष्टक में 10 माइनस 2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री। 10 में से 2 को घटाएंगे बचेंगे 8, 8 को गुणा करेंगे 180 डिग्री से, तो 18 को 8 से गुणा कर दीजिए, 18 का पहाड़ा 8 बार बोलोगे तो 144 आएगा और ये 0, तो ये आ गया इसका आंसर। अर्थात यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है तो उसके सभी अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री होगा या 1440 डिग्री होगा। अगला सवाल, यहाँ देखो भुजाओं की संख्या क्या दी हुई है, n, तो इससे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा n माइनस 2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आप ध्यान से देखना और इसको समझने का प्रयास करना। अगला सवाल है 5वां, समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों, 4 भुजाएं हों और 6 भुजाएं हों। तो आइए हम इस समस्या का समाधान हल करते हैं। समबहुभुज क्या होता है? तो वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है उसे हम समबहुभुज
कहते हैं। अब सवाल में पूछा गया कि नीचे कुछ भुजाएं के नाम दिए हुए हैं कि कितनी संख्याएं दी हुई हैं, कितनी भुजाएं होंगी। भुजाओं की संख्याओं के आधार पर उसका नामकरण करना है। और ध्यान रखिएगा बहुभुज कौन सा है, समबहुभुज है। तो पहला दिया हो जिसमें 3 भुजाएं हों, तो मान लीजिए जिसमें 3 भुजाएं हों और तीनों भुजाएं बराबर बराबर माप की हो, तो ये त्रिभुज बन गया। और तीनों भुजाएं बराबर है तो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये वह त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर बराबर माप की है। दूसरा सवाल का आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 4 भुजाएं हैं, तो पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। ये एक चतुर्भुज है जिसके अंदर 4 भुजाएं हैं। अब सवाल में दिया हुआ है कि ये चारों भुजाएं बराबर माप की है, तो इसका नाम क्या होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये समचतुर्भुज हो सकता है, समचतुर्भुज, या फिर ये वर्ग हो सकता है, क्योंकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर बराबर माप की होती है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर बराबर माप की होती है। जिसमें 6 भुजाएं हों, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसमें 6 भुजाएं हैं, और ऐसा बहुभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं और 6 की 6 भुजाएं बराबर बराबर माप की है। तो ऐसे बहुभुज को क्या कहेंगे। तो 6 भुजाएं होती है उसे षटभुज कहते हैं, और 6 की 6 भुजा अगर बराबर है तो इसको हम कहेंगे समषटभुज। अब ये देखिए छठा सवाल, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ चतुर्भुज के अंतः कोणों के बारे में बता रखा है। 3 कोण हमें दिए हुए हैं और 1 कोण अज्ञात है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसी के आधार पर हम यहाँ लिखेंगे, इन सबको जोड़ देंगे यहाँ पे, x प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इन चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो हमारा एक समीकरण बन गया। समीकरण में पहले समान पदों को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ x प्लस 120, 130 और 50 को हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इनका टोटल 300 डिग्री बराबर, ये किसके बराबर है, 360 के। अब यहाँ हम 300 का पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने पर x बराबर, पक्षांतरण करने का मतलब होता है कि इधर वाली संख्या को समीकरण के बराबर के इधर जो संख्या है उसको अगर हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो उस संख्या का चिन्ह बदलकर वो संख्या दूसरी तरफ चली जाती है। तो यहाँ 300 प्लस का है तो प्लस की संख्या उधर जाके किस में बदल जाएगी, माइनस की। पहले हम लिखेंगे 360, अब हमने इसको इधर से उधर भेजा तो माइनस के 300, अर्थात x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा इसका मान आ जाएगा। इसकी जांच करनी हो तो आप इन चारों कोणों को जोड़कर देखना, 360 आना चाहिए, तो हमारा उत्तर सही होगा। अगला सवाल है इसी का b। यहाँ भी 4 कोण चतुर्भुज के दिए हुए हैं, जिसमें एक कोण का मान x है, एक कोण का मान 70 डिग्री है, एक कोण का मान 60 डिग्री है। यहाँ कोई कोण नहीं दिया हुआ है, परंतु इधर हमें एक संकेत के रूप में बाह्य कोण दिया हुआ है। तो हम इस पे अब चर्चा करते हैं कि इसका हल क्या होगा। यही नियम लगेगा इस सवाल में भी। बी सवाल का आंसर है, देखिए ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब होता है समकोण। समकोण यानी कि 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक सीधी रेखा है, सरल रेखा, और सरल रेखा पे इस बिंदु पे इस पूरे कोण को हम देखें तो ये 180 डिग्री का कोण होता है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री है। तो ये इधर वाला कोण कितना होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि 180 में से हम 90 को घटा देंगे। तो ये हमारा कोण आ गया 90 डिग्री। तो अब हमारे पास चारों कोण हैं, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो लिख लीजिए यहाँ पे x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। यहाँ देखिए इन समान पदों को जोड़ना है, यानी अचर अचर राशि को जोड़ लेना है। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस, इन दोनों को जोड़ लीजिए 60 और 70,
60 और 70 होता है 130 डिग्री प्लस 90 बराबर 360 डिग्री। x प्लस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा, इसका पक्षांतरण कर देंगे हम। 220 का पक्षांतरण करने के लिए अभी नियम बताया आपको कि 220 प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो x बराबर 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, 140 डिग्री यहाँ इस x का मान होगा।